सनसनी। बलात्कार के केस में फंसे खोजी पत्रकार तरुण तेजपाल पर कसता जा रहा है कानून का शिकंजा। तरुण तेजपाल की किसी भी वक्त हो सकती है गिरफ्तारी, लेकिन उससे पहले देखिए दिल्ली से गोवा तक की वो कहानी जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। ये तस्वीर उस वक्त की है जब बलात्कार के आरोपी तरुण तेजपाल गोवा में क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे थे। उस वक्त तेजपाल के चेहरे पर न तो कोई तनाव दिख रहा था और न ही वो मीडिया से बातचीत करना चाहते थे। तेजपाल ने सिर्फ इतना कहा कि वो जांच में सहयोग करने आए हैं। जानना चाहूंगा, अभी यहाँ पर तरुण तेजपाल पहुंचे, अब आगे की क्या कार्रवाई होगी, क्या प्रक्रिया होगी? See, he's come to join investigation and give his personal bonds. जी मैम, जी That's all. तरुण तेजपाल गोवा पुलिस के क्राइम ब्रांच के ऑफिस में मौजूद हैं और उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। वो तरुण तेजपाल जो पिछले एक हफ्ते से गायब थे, लेकिन आज दोपहर में अचानक 1 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते हैं और उसके बाद 5 बजे गोवा पहुंचते हैं। गोवा पहुंचने के बाद में क्राइम ब्रांच अपनी जो है कस्टडी में उनको जो है अपने साथ में, कस्टडी में तो नहीं कहेंगे लेकिन निश्चित तौर पर अपने साथ में क्राइम ब्रांच के दफ्तर लाती है और वहां शुरू होती है उनसे पूछताछ। गोवा क्राइम ब्रांच के दफ्तर में तरुण तेजपाल करीब 1.5 घंटे तक रहे। खबरों के मुताबिक तेजपाल ने राहत के लिए बॉन्ड भरा। गोवा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है क्योंकि तरुण तेजपाल की अग्रिम जमानत पर सुनवाई शनिवार को नॉर्थ गोवा सेशंस कोर्ट में होगी। फिलहाल तरुण कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अपने वकीलों के साथ में जो है उनके वकील संदीप कपूर है जो कि दिल्ली से उनके साथ में आए थे फ्लाइट में, उनके साथ में अब यहाँ से निकल गए हैं तरुण तेजपाल के अपने वकील के साथ में यहाँ पर जो है आए थे और अब देख सकते हैं कि किस तरीके से तरुण तेजपाल अभी साइड में बैठे हुए हैं और अपने वकील के साथ में अब यहाँ से निकल रहे हैं। और यानी कि साफ तौर पर पुलिस को अभी तक जो पूछताछ करनी थी वो जो पूरी हो गई है और इसके बाद में वो यहाँ से निकले हैं तरुण तेजपाल और अब जो है सुबह एक बार वो फिर से अदालत के सामने पहुंचेंगे क्योंकि अदालत से उनको सुबह तक की मोहलत मिली हुई है। लेकिन करीबन 1-1.5 घंटे की पूछताछ के बाद तरुण तेजपाल गोवा के क्राइम ब्रांच से निकल गए हैं। इससे पहले शुक्रवार दिन भर तेजपाल को लेकर दिल्ली से गोवा तक आंख मिचौली का खेल चलता रहा। बलात्कार के आरोप लगने के बाद तरुण तेजपाल पहली बार उस वक्त नजर आए जब वो गोवा की फ्लाइट के लिए शुक्रवार दोपहर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। तेजपाल अपनी पत्नी और बेटी के साथ थे। तेजपाल ने सिर्फ इतना कहा कि वो समन मिलने के बाद गोवा जा रहे हैं। I got the summons yesterday. I said I'm going to Goa. तेजपाल दिल्ली से गोवा के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6E335 से रवाना हुए। करीब 2:30 बजे रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर थोड़े गुस्से में भी दिखे तेजपाल। जिस विमान से तरुण तेजपाल गोवा जा रहे थे उस विमान में एबीपी संवाददाता भी मौजूद थे। विमान में तरुण तेजपाल को उनके परिवार के सदस्यों ने घेर रखा था और वो खुद खामोश बैठे थे। तरुण तेजपाल अपने परिवार के साथ इसी फ्लाइट में मौजूद हैं। ठीक हमारी पीछे वाली सीट पर अपने वकील के साथ में तरुण तेजपाल बैठे हुए हैं और फिलहाल अब वो जो है गोवा पहुंच रहे हैं इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने के लिए। तरुण तेजपाल के गोवा पहुंचने से पहले ही वहां एयरपोर्ट पर बीजेपी के कार्यकर्ता उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। गोवा पहुंचने पर सीआईएसएफ के जवान और पुलिस ने किसी तरह उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकाला। गोवा के इस हलचल से पहले दिल्ली में तरुण तेजपाल को लेकर सुबह से ही सस्पेंस बना हुआ था। शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे गोवा पुलिस दिल्ली क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के साथ तेजपाल के घर पहुंची थी, लेकिन वहां तेजपाल मिले नहीं। गोवा पुलिस ने तेजपाल की पत्नी से तेजपाल के बारे में कुछ सवाल पूछे, लेकिन पत्नी ने कुछ नहीं बताया। तेजपाल का घर दिल्ली के पॉश इलाके जंगपुरा के 12 लिंक रोड पर है। 2 दिन पहले तक यहाँ तेजपाल का नेम प्लेट लगा हुआ करता था, लेकिन अब नेम प्लेट गायब है। दिल्ली में तरुण तेजपाल के घर से उनका नेम प्लेट गायब है, तो गोवा पुलिस की फाइल में तेजपाल का नाम बलात्कार के आरोपी के रूप में दर्ज है। आखिर गोवा के होटल की लिफ्ट में तेजपाल की शर्मनाक कहानी का सच क्या है, यह तहकीकात अभी चल ही रही है। किसी बीच पीड़ित लड़की ने एक बार फिर तेजपाल को बताया है अपना गुनहगार। तरुण तेजपाल एक बार फिर गोवा में है। उसी गोवा में
जहां 7 नवंबर को एक होटल की लिफ्ट पर उन पर साथी महिला पत्रकार के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। पुलिस तेजपाल से पूछताछ कर मामले की तह तक जाना चाहती है। और इसी बीच पीड़ित पत्रकार ने एक बार फिर तेजपाल पर संगीन आरोप लगाए हैं। अपने बयान में पीड़िता ने कहा है कि तरुण तेजपाल ने जो किया वो कानून की नजर में बलात्कार है और अब वो अपने आत्मसम्मान के लिए संघर्ष कर रही है। पिछले दिनों हर ओर से जिस तरह से मेरे लिए आवाज उठ रही है उसने मेरे दिल को छू लिया। मैं इस बात से बेहद दुखी हूँ कि मेरी शिकायत को चुनाव से पहले की साजिश बताया जा रहा है। मैं ऐसे आरोप को खारिज करती हूँ। मैं किसी के इशारे पर काम कर रही हूँ। इस तरह की बातें ये बताती हैं कि समाज का एक हिस्सा ये मानने को तैयार नहीं है कि महिलाएं अपने फैसले लेने में सक्षम हैं। तेजपाल की तरह मैं साधन संपन्न नहीं हूँ। मेरा पालन पोषण सिर्फ मेरी माँ की कमाई से हुआ है। मेरे पिता की सेहत कई सालों से खराब है। तेजपाल अपनी दौलत और प्रभाव बचाने के लिए लड़ रहे हैं तो मैं अपने आत्मसम्मान के लिए, मैं ये जताने के लिए संघर्ष कर रही हूँ कि मेरे जीवन और शरीर पर मेरा अधिकार है। मुझे नौकरी देने वाला इससे खिलवाड़ नहीं कर सकता। तेजपाल के खिलाफ शिकायत करके मैंने न सिर्फ नौकरी खो दी है बल्कि वो आर्थिक आजादी भी जो मुझे मेरी तनख्वाह के जरिए मिलती थी। मैं लोगों के भद्दे हमले भी झेल रही हूँ। ये सब आसान नहीं। मैंने अपने जीवन और लेखनी में हमेशा कहा कि महिलाओं को उनके साथ हुए यौन उत्पीड़न के बारे में खुलकर सामने आना चाहिए। यौन उत्पीड़न की शिकार कई तरह की दिक्कतें झेलती हैं। पहले उन पर सवाल उठाए जाते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं और आखिरकार पीड़ित की हिम्मत जवाब दे देती है। कोई नेता बयान दे देता है कि इससे महिलाओं को नौकरी मिलने में दिक्कत होगी। अगर मैं चुप रहती तो मैं कभी भी खुद का और महिला अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए चलने वाले आंदोलनों का सामना नहीं कर पाती। आखिर में ये कहा जा रहा है कि इस घटना के बाद तहलका संकट में है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये संकट पत्रिका के संपादक की वजह से आया है, ना कि मुझ जैसी किसी कर्मचारी की वजह से जिसने शिकायत दर्ज कराई है। साथ देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। सुना आपने अपने इस नए बयान में पीड़ित महिला पत्रकार ने क्या कहा है। वो जिस दर्द के साथ इन दिनों जी रही है, अपने नए बयान में उसने उसी दर्द को लोगों से साझा किया है। और अब हम आपको सुनाते हैं पीड़िता के दर्द की वो कहानी जो दर्ज है उसके ईमेल में, उन सारे ईमेल में जिसे पीड़िता ने बलात्कार के आरोपी तेजपाल को जवाब देते हुए लिखा था। तुम मुझे माफ कर दो और भूल जाओ। मैं तुम्हारी मां से भी मिलूंगा और उनसे भी माफी मांग लूंगा, और तुम्हारे पुरुष दोस्त से भी अगर तुम चाहो। दुर्भाग्य से मेरे पुरुष मित्र से माफी मांगने की इच्छा आपकी मर्दवादी सोच को जाहिर करती है, जिसके मुताबिक पुरुष ही महिलाओं के मालिक होते हैं। अगर किसी से माफी मांगनी है तो वो तहलका के कर्मचारी हैं, जिनका और मेरा भरोसा आपने तोड़ा है। अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हें उस शाम से पहले हमारी रस भरी बातचीत याद होगी। हम चाहतों और सेक्स के बारे में मौज मस्ती और छेड़छाड़ भरी बातें कर रहे थे। तुम पूरी तरह खुलकर बॉब गेल्डॉफ और उसके पुरुष दोस्त की कहानी सुना रही थी। उस रात हुई बातचीत ना तो रस भरी थी और ना ही छेड़छाड़ भरी। आप सेक्स और चाहतों की बात इसीलिए कर रहे थे क्योंकि आप हमेशा मुझसे ऐसी ही बातें करते थे। अगर आप मेरे काम पर ध्यान देते तो मेरे यौन उत्पीड़न की कोशिश ना करते और ये जान जाते कि मैं चुप नहीं रहूंगी। तुम मुझे बता रही थी उस शाम की मुलाकात से खुद पर हुए असर के बारे में। जिस तूफानी शाम को मैं अपने दफ्तर में बैठा तूफानी बादलों को निहार रहा था। तूफान भरी शाम का कोई असर नहीं था। जो कुछ हुआ था वो कुछ ऐसा था। मैं रेप की कोशिश से बची एक लड़की की पहली स्टोरी पर आपसे चर्चा करना चाहती थी। मुझे ऑफिस बुलाया गया था। मैं आई तो आप बत्तियां बुझाकर एक काउच पर लेटे हुए थे। मैंने बत्तियां जलाने के लिए पूछा लेकिन आपने मना कर दिया। आप वहीं लेटे रहे। मैं आपके सामने एक कुर्सी पर बैठ गई और अपनी स्टोरी सुनाई। मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा कि उस शाम मैं काम के सिलसिले में मिलने आई थी, ना कि किसी तूफान और बादलों की वजह से। मैं साफ करना चाहता हूं कि हाँ, तुमने एक बार ये कहा था कि मैं तुम्हारा बॉस हूं
और मैंने भी कहा था कि फिर तो ये आसान है, लेकिन उसी वाक्य में मैंने ये भी कहा था कि मैं फौरन इसे वापस लेता हूं और मेरे इस रिश्ते का उस बात से कोई लेना देना नहीं हो सकता है। ये मुलाकात छोटी सी थी और हंसी मजाक भरी थी। आपने कभी भी और एक बार भी ये शब्द नहीं कहे कि मैं फौरन इसे वापस लेता हूँ और मेरे इस रिश्ते का उस बात से कभी कोई लेना देना नहीं हो सकता है। अगर आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि यौन उत्पीड़न में मेरी सहमति थी, तो तरुण, आप अचानक छोटी सी और हंसी मजाक भरी जैसी कानूनी भाषा के इस्तेमाल पर क्यों उतर आए हैं? मुझे कोई अंदेशा नहीं था कि तुम परेशान हो, या मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं बिना सहमति के ये कर रहा हूँ, जब तक कि अगली रात मुझे ये नहीं बताया गया। असहमति क्या थी? जैसे ही आपने अपना हाथ मुझ पर रखा, मैंने आपसे रुकने के लिए गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। मैंने हर शख्स और सिद्धांत का हवाला दिया जो हमारे लिए अहम थे। रोकने के लिए मैंने ये भी कहा कि आपने मुझे नौकरी दी है, लेकिन आपने नहीं सुना। सच तो ये है कि आप इससे भी आगे गए और अगली रात भी मेरे यौन उत्पीड़न का फैसला किया। हमने तहलका की संपादकीय बैठक में अक्सर ये बातें की थी कि मर्द जानवर कैसे बन जाते हैं, और आपने खुद जाने कितनी ऐसी स्टोरी मुझे करने को दी थी। ये वही था, जवाब में ना नहीं सुन पाना। महिला पत्रकार से बलात्कार के आरोपी तरुण तेजपाल का सच क्या है, लोग ये जानना चाहते हैं। तेजपाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और इसके साथ ही इस केस का सस्पेंस भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए सनसनी की नजर भी इस पर बनी रहेगी। और अब कहानी उस महिला वकील की जिसने सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज पर लगाया था यौन शोषण का चौंकाने वाला आरोप। इस आरोप के सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त एक पैनल ने अपनी रिपोर्ट चीफ जस्टिस को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज पर लगे यौन शोषण के आरोप की कहानी का सच क्या है, ये जल्द ही सामने आएगा। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच के लिए बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट चीफ जस्टिस को सौंप दी है। पीटीआई के मुताबिक 3 सदस्यों की कमेटी ने जस्टिस गांगुली का भी बयान दर्ज किया है। इस बीच जस्टिस ए.के. गांगुली ने एबीपी न्यूज से कहा है कि मैं अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज करता हूं। जस्टिस ए.के. गांगुली ने पूरे मसले पर एनडीटीवी से कहा है कि मैं इंटर्न के यौन उत्पीड़न केस में आरोप लगने से सदमे में हूं। मैंने बहुत से इंटर्न के साथ काम किया है और मैं उनके साथ अपने बच्चों की तरह व्यवहार करता हूं। आपको बता दें कि एक इंटर्न ने जस्टिस ए.के. गांगुली पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पिछले साल दिसंबर में दिल्ली गैंगरेप के बाद आंदोलन चल रहा था और पूरा देश एक सुर में आवाज उठा रहा था। ठीक उसी समय मैं अपने फाइनल ईयर की सर्दी की छुट्टियों के दौरान दिल्ली में इंटर्नशिप करने आई थी। मुझे हाल ही में रिटायर हुए और सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ इंटर्नशिप करने का मौका मिला। इसी दौरान उन्होंने मेरा यौन शोषण किया। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि मैं होटल के कमरे से काफी देर बाद बाहर निकली। उस घटना को मैं आज भी नहीं भूल पा रही हूँ। सच बताऊं तो मैं काफी सदमे में थी। एक इंसान जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट का जज किसी का शोषण करे। मैंने सुना है कि 3 और लड़कियों का उसी जज ने यौन शोषण किया है और मैं 4 ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जो दूसरे जजों का शिकार बनी। इन लड़कियों का यौन शोषण चेंबर में ही किया गया। मेरी उनके प्रति ना तो कोई दुर्भावना थी और ना है, लेकिन मैंने ये जिम्मेदारी समझी ताकि दूसरी लड़कियां भी इस स्थिति तक ना पहुंचे। मैंने उनके लिए 6 महीने तक काम किया और उन्होंने मेरे साथ अच्छा बर्ताव भी किया। ये मेरे लिए अजीब था, लेकिन मैंने उन्हें इसके लिए कभी माफ नहीं किया। उनकी इस हरकत की वजह से उनको लेकर मेरा नजरिया ही बदल गया। अगर उन्होंने ये हरकत न की होती तो एक इंसान के तौर पर मेरे विचार उनके प्रति कुछ और ही होते। एक बार ये बात बाहर आ जाएगी कि उन्होंने कुछ और लड़कियों के साथ ऐसा किया है तो लोग उन्हें इसी नजर से देखेंगे। वहाँ पर कोई दूसरा चश्मदीद नहीं था, सिर्फ मैं थी। वो एक होटल का कमरा था। लोगों ने मुझे स्वेच्छा से भीतर जाते देखा और आराम से बाहर आते देखा। बाहर आते वक्त मेरे चेहरे पर डर भी नहीं था। उस वक्त मुझे लगा कि मैं आराम से होटल से बाहर चली जाऊं। मैंने किसी को उस दिन कुछ नहीं बताया। मैं डरी हुई थी। जिन दोस्तों से मैंने इस बारे में बात की, उनके करियर में जजों की अहम भूमिका है
और उन्हें करियर के जोखिम में पड़ जाने का डर है। मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरे पास एक टीम है और 3 साथी हैं जिन्होंने ब्लॉग पोस्ट करने से पहले इसे पढ़ा। मेरे लिए अच्छी बात यह है कि मैं एक संस्था से जुड़ी हूँ और अगर मैं सच सामने लाती हूँ तो 25 लोग हैं जो मेरे साथ खड़े हैं। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी